दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ कोरिया का ड्रामा, वहां का रैमन, वहां का के पॉप, वहां का फूड अचानक से इन 4-5 सालों में पूरी दुनिया में कैसे डंका बजा गया? इसमें कोई दो राय नहीं कि वाकई कोरियन ड्रामा बहुत शानदार है। लेकिन साउथ कोरिया ने दोस्तों बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी सॉफ्ट पावर में। लेकिन यकीन जानिए, साउथ कोरिया ने जितनी अपनी सॉफ्ट पावर में पैसा देकर इन्वेस्टमेंट किए ना पूरी दुनिया में अपनी धाक दिखाने के लिए, उतना बिना पैसा खर्च किए ईरान के लिए कर दिया। किसने? ट्रंप और नेतन्याहू ने। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि ईरान जैसा एक ऐसा देश जो करीब करीब 25 सालों से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स, इस पृथ्वी में जो सबसे ताकतवर शख्स है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको छठी का दूध याद दिला देगा। यह हालत हो जाएगी कि ट्रंप की कोई बात सुनने वाला नहीं होगा और नाटो पे भी टूट के खतरे पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, नाटो वो संगठन है जिसमें अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन सहित कई मुल्क जुड़े हुए हैं। इसमें सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि नाटो के एक देश पर हमला मतलब पूरे नाटो पर हमला। दोस्तों, इससे क्या होता है? इसका बहुताया जो खर्च है वो अमेरिका उठाता है, लेकिन जो बाकी देश है उनको एक भरोसा मिलता है कि भाई हमारे पास नाटो है। तो अमूमन दोस्तों नाटो देशों का ना एक एकता देखी जाती है। दोस्तों, अब हालत ये हो गई कि ईरान ने इन नाटो मुल्कों के बीच में भी जबरदस्त टकराव पैदा कर दिया है। इतना कि अब ट्रंप बकायदा इन नाटो मुल्कों को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है लगातार चल रहा है। हालांकि इसके गंभीर परिणाम भी दुनिया भुगत रही है। $100 इस वक्त तेल चल रहा है और हालत ये है कि न जाने कभी वो और बढ़ जाए। 100 पार हो चुका है। वैसे इस बीच खबर यह आई है दोस्तों कि ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए नाटो के जो दूसरे देश हैं उनको भी न्योता दिया है और ये भी कहा है कि जापान हो, चाइना हो, ये वो मुल्क हैं जिनको स्टेट ऑफ हार्मोज से बहुत फायदा होता है, क्योंकि इनका जो तेल है यहीं से आता है। तो ये लोग सामने आए और स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने में मदद करें, मतलब अपनी अपनी नेवीज भेजें। अब दोस्तों ट्रंप की बात बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जापान, साउथ कोरिया, भारत, चीन, हम सबका जो गैस और तेल है वो इसी रास्ते से आता है। अब दोस्तों जापान से उम्मीद थी कि जापान में भी इस तरह का संकट पैदा हो गया है। हालांकि हमारे ऐसा संकट नहीं है, वहां काफी स्टॉक था पहले से ही, एडवांस में उन लोगों ने रख रखा था। लेकिन जापान में आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही ये पूरा इलाका प्रभावित रहा तो संकट है पैदा होने का। तो ये उम्मीद थी कि जापान इसमें हामी भरेगा, लेकिन जापान ने साफ मना कर दिया कि फिलहाल तो वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है स्टेट ऑफ हार्मोज में घुस के ईरान से पंगा लेके अपनी नेवी भेजने में। हालत ये हो गई दोस्तों कि ट्रंप इससे झल्ला गए और वो ये कह रहे हैं कि नाटो मुल्कों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी कोई नहीं आ रहा है सामने। नाटो मुल्क तो छोड़िए, जो देश से प्रभावित हैं वो भी अपनी नेवीज को नहीं भेज रहे हैं यहाँ पर ईरान से किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के दुबई पर हमले लगातार जारी हैं। आज एक बार फिर खबर आ गई कि दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट, वो फिर बंद हो गया है। ड्रोन से एक बार फिर यहाँ पर हमला हुआ और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आग लगी, जिसके बाद फिर इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों दोबई में तो जिन लोगों का पैसा लगा है, मैं सोचती हूँ कि उन्होंने आने वाले 25-30 सालों में सोचकर यहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी होंगी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ हालात खराब हो रहे हैं, लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में वहाँ का इतना जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा? इलाके में शांति पता नहीं कब आएगी। शांति आ भी गई तो ये जो पूरा नैरेटिव बदला है दुबई को लेकर, उसका इतना नुकसान दुबई को होगा ना दोस्तों। वहीं दूसरी ओर ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। उसने साफ कर दिया है कि ना तो हमने कोई सीज फायर का न्योता दिया था ट्रंप को और ना ही हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अब तो सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब ईरान ने साफ वार्निंग दे दी है ट्रंप को, अमेरिका को, कि अब तो सरेंडर ही चलेगा, अब तो एग्जिट रूट आपको मिलेगा नहीं। वहीं झलाए हुए ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं देखिए। ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया ट्रुथ में ये लिखा गया है कि जो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ना, जो कि ईरान का प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, उस स्टेट ऑफ हार्मोज में आप देखिए यहाँ पर स्टेट ऑफ अमेरिका कर दिया है ट्रंप ने। मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि ये पूरा हिस्सा जो है उसका हो जाएगा। मतलब दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यही चीज़ें हैं ट्रंप की जिसकी वजह से आज ना तो उनका नाटो उनके साथ है, ना उनके पूर्व में गहरे घनिष्ठ सहयोगी उनके साथ हैं। यूके तक अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है इस क्राइसिस में। दोस्तों उसकी वजह ट्रंप की इस तरह के बयानबाजी ही थी। ट्रंप ने जिस तरह से सत्ता संभालते ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात बोलने लगे, वो कनाडा को अपना एक और स्टेट बताने लगे, उसके बाद ईरान पर उन्होंने हमला कर दिया बिना वर्ल्ड लीडर्स से बात करे, बिना नाटो से बात करे। यही वजह है कि आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। हालत ये दोस्तों कि ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स
सोशल मीडिया ट्रुथ में इतने लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, सोचिए कितना वक्त है ट्रम्प के पास इतने लंबे पोस्ट लिखने के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब सोचिए ईरान की क्या ताकत है अमेरिका के आगे। अमेरिका के जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं दुनिया भर में वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब CNN जो है उसी को इजाजत मिली है तेहरान में रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसके बावजूद भी ईरान अगर मैनिपुलेट कर ले रहा है पूरी दुनिया भर की मीडिया को, तो ये मतलब ट्रम्प के लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, अमेरिका के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट हैं या वॉल स्ट्रीट जर्नल है और न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ती रहती हूँ, CNN को तो खैर इकलौता ऐसा मीडिया हाउस है जिसको तेहरान में इजाजत मिली है। इसमें तारीफ करनी होगी कि मीडिया ने वहाँ अपनी सरकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इतनी शानदार रिपोर्टिंग चल रही है। सबसे पहले वहीं की मीडिया ने बताया था कि जो 160 बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया वो अमेरिका ने ही किया था। राष्ट्रपति पलट रहे थे कि नहीं हमने किया ही नहीं किया, जांच करेंगे, लेकिन वहां की मीडिया बार बार रिपोर्ट्स दे रही है कि नहीं वो अमेरिका ने ही हमला किया है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। कहा जा सकता था वहां की मीडिया को कि हम युद्ध में हैं, आप इस तरह की रिपोर्टिंग मत कीजिए, लेकिन वहां के रिपोर्टर्स ने, वहां की पत्रकारिता ने किसी भी तरह से उस हालात में भी सरकार के आगे घुटने नहीं टेके और वो एक्चुअली में वो रिपोर्टिंग करते रहे जो सही है, जो सटीक है। और यही वजह है दोस्तों कि ट्रंप हर तरह का नैरेटिव हार रहे हैं। वॉर में तो खैर उन्होंने पैर अपने फंसा ही लिए हैं और समझ में उनको आ नहीं रहा है कि पैर वापस कहाँ खींचे। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स बंद है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और सीधा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो दो मुल्क हैं, रूस और चीन। चीन को क्या हो रहा है? चीन तो चाहता है कि अमेरिका हमेशा किसी न किसी वॉर में फंसे रहे। चीन का सिंपल लॉजिक है, वो अपने आप को 15 साल बाद अमेरिका की जगह देखता है, तो वो चाहता है कि अमेरिका फंसा रहे युद्ध में। दूसरा, अमेरिका जब भी किसी युद्ध में फंसता है चीन उसको बहुत क्लोजली वॉच करता है, वो किस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, उसका रडार सिस्टम कहाँ फेल हुआ, उसने कहाँ कहाँ चीजों को लोकेट किया हुआ है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो संभावित आने वाले किसी एक टकराव के लिए शायद अपने आप को तैयार कर रहा है। ये चीन की रणनीति रही है। और दूसरा सबसे बड़ा, रूस। मतलब रूस पर प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने, बाकी देशों पर टैरिफ लगाए कि रूस से तेल मत खरीदो। दोस्तों इन दिनों रूस भर भर के तेल बेच रहा है और पुराने दामों पे नहीं बेच रहा है, नए दामों पे बेच रहा है। उसको भी समझ में आ गया कि अभी उसके तेल की खूब इंपॉर्टेंस है क्योंकि दुनिया भर में तेल की आपूर्ति ठीक से हो नहीं पा रही है। तो आप सोचिए, अल्टीमेटली रूस पे आप आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसको कमजोर करना चाहते थे, अल्टीमेटली आपने उसको तेल के बाजार को लिए खोल दिया, तो फायदा क्या हुआ इसका। और ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है। लगातार देखिए इस तरह की सुरंगों की वीडियोस वहां की मीडिया में शेयर की जा रही है और IRGC यानी कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो इस तरह की वीडियोस शेयर करें। देखिए कितनी खतरनाक वीडियो है, टनल के अंदर किस तरह से दोनों लेफ्ट और राइट साइड देखिए किस तरह से ड्रोन्स रखे हुए हैं। दोस्तों ये एक्चुअली यही ड्रोन्स हैं जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका का महंगा और इजराइल का जो महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम था ना, इसी ड्रोन से उसने उनकी हालत खराब कर दी। दोस्तों एक ड्रोन तो बड़ा सस्ता होता है, सस्ते हथियार से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम को छका दिया है। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर को तो मार दिया अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन वहां तो रिजीम चेंज भी नहीं हुआ, ना वहां सड़कों पर पब्लिक उतरी है और ना ईरान का हाल वेनेजुएला जैसा हुआ है। और खाड़ी मुल्कों में एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया अलग, और पूरी दुनिया में देखिए एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पैदा हो रहा है। इसके बारे में अमेरिका में पता नहीं बात हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देखिए भारत में देखिए ट्रंप ने जिस तरह से बयानबाजी शुरू की मोदी के लिए, भारत के लिए। दोस्तों भारत एक दौर से निकला है जिसमें अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। दोस्तों उसका सगा तो पाकिस्तान हुआ करता था। ये तो अभी हमारी इकोनॉमी ने जब धीरे धीरे उभार देखा, करीब करीब 20 साल में आप कह सकते हैं 20-25 साल से अमेरिका को ये एहसास हुआ कि उसको भारत के साथ अपने जो कदम है वो और आगे बढ़ाने चाहिए। जब लादेन पाकिस्तान में मिला तब अमेरिका को होश आया कि वो सांप को दूध पिला रहा है। उसके बाद से अमेरिका के अंदर एक सोच पैदा हुई कि नहीं ये भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी हैं, हमको इंडिया से बेहतर संबंध करने हैं। पाकिस्तान को उसने इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन ट्रंप ने आने के बाद क्या नहीं किया, भारत पर टैरिफ लगाया, भारत को अपमानित किया। तो भारत के लोगों को अंदर अमेरिका को लेकर जिस तरह की भावना है, ये केवल भारत के लोगों के नहीं है, पूरी दुनिया में है। और ये जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है दोस्तों, इसके बाद वो सेंटिमेंट और बढ़ेगा। यही वजह है कि आप सोचिए नाटो का कोई मुल्क तैयार नहीं है, कोई नहीं। यूके जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे पुराना सहयोगी है, उसने भी मना कर दिया इस युद्ध में अपने हाथ लाने को। और हर राष्ट्राध्यक्ष अपनी संसद में बता रहा है कि हम तो इस पछड़े में पड़ेंगे नहीं। मतलब ट्रंप पड़ गए अकेले नैरेटिव के युद्ध में भी, फील्ड में भी, और आने वाला कोई भविष्य उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसका। लेकिन अल्टीमेटली
आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा, ये जो लड़ाई है ना, इसकी गूंज अगले 20 सालों तक सुनाई देगी, ठीक वैसे ही जैसे वियतनाम वॉर की सुनाई देती है। ये लड़ाई दोस्तों एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कमजोर, कम संसाधनों वाला भी एक सबसे शक्तिशाली, परम शक्तिशाली से सही रणनीति और टाइमिंग से लड़ सकता है। बेजोड़ रणनीति रही ईरान की अभी तक, और यही वजह है कि ईरान दम भर के साफ तौर पर कह रहा है कि अब तो टोटल सरेंडर ही करना पड़ेगा अमेरिका को। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब आने वाले वक्त में ये जंग कहां जाकर रुकेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।